नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय किसान में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि प्याज की उन्नत खेती कैसे करें। प्याज की उन्नत खेती करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये जानकारी हमने विभिन्न जरियों से प्राप्त की है। जैसे हम जो किसान कई सालों से प्याज की खेती कर रहे हैं, हम उनके पास भी गए हैं, हमने उनके अनुभव भी इसमें शेयर किए हैं। साथ ही हम कृषि विज्ञान केंद्र पे भी गए हैं, वहाँ के वैज्ञानिकों से भी मिले हैं और प्याज की उन्नत खेती करने के विषय में हमको जितनी भी जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं वो सारी जानकारियाँ आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि उस समय कोई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी हो जो कि आपके काम की हो और आप उसे स्किप कर दें। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो किसान भाई, कुछ महत्वपूर्ण कृषि क्रियाओं को ध्यान में रख के और उनके उपयोग में लाकर आप प्याज की खेती से अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अच्छी पैदावार के लिए खेती की उन्नत तकनीक और उन्नत किस्मों की जानकारी होना अति आवश्यक है। इस वीडियो में प्याज की उन्नत खेती कैसे करें जिससे किसानों को अधिकतम उत्पादन प्राप्त हो के बारे में बताया गया है। यदि आप प्याज की जैविक खेती की भी जानकारी चाहते हैं तो कृपया मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। तो साथियों, अब हम प्याज की खेती की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा कि प्याज की खेती के लिए हमें किस तरह की जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, प्याज जो है सूर्य के तापमान व प्रकाश के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। यह एक तरह से सर्दियों की फसल कहलाती है। आमतौर पर इसकी अच्छी पैदावार के लिए आरंभ में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस और कंदों के विकास के लिए, जो नीचे गांठ होती है, जो नीचे गांठ बनती है, उसके विकास के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तथा कंद निकालते समय, जब गांठ का हम खुदाई करते हैं उस समय 30 से 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान हो तो प्याज की फसल बहुत अच्छी मानी जाती है। 10 से 12 घंटे इसे सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता प्रतिदिन होती है। प्याज की खेती के लिए प्रतिकूल जलवायु यदि नहीं मिलती तो इससे उपज पर भारी प्रभाव भी पड़ता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि किस तरह की भूमि का हमें चयन करना चाहिए जब हमें प्याज की खेती करनी है। वैसे तो दोस्तों, प्याज की खेती हर तरह की भूमि में की जा सकती है, मगर प्याज की अधिकतम उपज यदि आपको चाहिए तो साथियों, उसके लिए आपको अच्छी जीवांश युक्त और उचित जल निकासी वाली ज़मीन, जहाँ पे पानी का भराव ना होता हो, ऐसी ज़मीन आपको चुनना चाहिए। तथा ज़मीन का जो प्रकार होना चाहिए वो बलुई, दोमट या दोमट मिट्टी, ये सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसके अलावा भी यदि आप काली मिट्टी में ब्लैक, जिसे हम ब्लैक हैवी सॉइल कहते हैं, अगर आप उसमें भी प्याज की खेती करते हैं बंड बना के, तो भी उसमें आपको उपज बहुत अच्छी प्राप्त होती है। ज़्यादा अम्लीय और क्षारीय भूमि में कंद का विकास अच्छे से नहीं हो पाता। अतः हमको कभी भी, जब भी हमें भूमि का चयन करना हो प्याज के लिए, तो हमें उसका पीएच मान जरूर चेक करना चाहिए। इसके लिए जो उपयुक्त पीएच मान माना गया है वो है 6.5 से 7.5। और यदि इस तरह की मिट्टी ना हो तो फिर कंदों का जो विकास है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, उसमें कंद जो है छोटे रह जाते हैं, जिसको हम गोल्टी प्याज बोलते हैं, या जो एक्सपोर्ट क्वालिटी के प्याज में नहीं माना जाता है। तो इसलिए दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जब भी किसी प्याज की खेती में, क्योंकि ये एक बड़े इन्वेस्टमेंट की खेती है, यदि आप प्याज की खेती करें तो सबसे पहले एक बार ज़मीन का पीएच मान ज़रूर चेक कर लें। यदि वो 6.5 से 7.5 के बीच में है तो आप इसमें बिल्कुल प्याज की खेती कर सकते हैं। अब साथियों, अब जमीन का चयन तो हमने कर लिया, अब हम देखते हैं कि हमको भूमि की तैयारी किस तरह से करना है। अच्छी पैदावार के लिए हमें भूमि की जो तैयारी है वो बहुत महत्वपूर्ण इसमें योगदान देती है। तो प्याज की अच्छी पैदावार के लिए खेत को 4 से 5 बार अच्छी से जुताई कर लीजिए। यदि आपके पास में पलटी प्लाऊ है तो आप प्लाऊ से भी जुताई कर सकते हैं।
इसके बाद जुताई होने के बाद में पाटा लगाकर जमीन को भुरभुरी बना लेना चाहिए। जमीन को भुरभुरी बनाना बहुत आवश्यक है। यदि आपके पास में रोटावेटर है तो आप रोटावेटर की सहायता से भी जमीन को भुरभुरा बनाया जा सकता है। अब साथियों, भूमि की सतह से 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर 1.2 मीटर चौड़ी पट्टी पर हमको रोपाई करनी है। मेरा कहने का मतलब है कि लगभग 15 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए और 1 मीटर, 1 से 1.25 मीटर चौड़ी पट्टी पर हमको रोपाई करनी चाहिए। आप बंड फार्मर से बंड बना सकते हैं और उसकी जो ऊंचाई है उसको रखिए 15 सेंटीमीटर और उसकी जो चौड़ाई है उसको रखिए 1.25 मीटर। 1.25 मीटर लगभग 4 फुट, इतनी चौड़ी पट्टी होगी, उसके ऊपर आपको रोपाई करनी है। इसके लिए खेत को रेज्ड बेड सिस्टम से भी तैयार किया जा सकता है। तो अब आपका जब खेत तैयार हो गया तो हमको खेत को तैयार होने के लिए कुछ खाद और उर्वरकों की भी आवश्यकता पड़ती है। तो साथियों, अब हम बात करते हैं कि हमें कौन सी खाद और कौन सा उर्वरक खेत की तैयारी के समय खेत में हमको डालना चाहिए। दोस्तों, प्याज की सबसे अधिक अगर आप उत्पादन चाहते हैं तो आपको सड़ी हुई गोबर की खाद को 20 से 30 दिन पहले, रोपाई के 20 से 30 दिन पहले अच्छे से मिट्टी में मिला देना चाहिए, क्योंकि सड़ी हुई गोबर की खाद के अंदर जो जीवाश्म होते हैं उससे प्याज की जो फसल है उसमें बहुत फ़ायदा होता है। खेत की तैयारी करते समय, अंतिम जुताई के समय खेत में फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा तथा नाइट्रोजन का तीसरा भाग देना चाहिए। बचे हुए नाइट्रोजन को 2 भाग में, पहला रोपाई के 20 से 25 दिन बाद, दूसरा 50 से 60 दिन बाद या फिर कंद बनने के पहले देना चाहिए। तो साथियों, अब मैं आपको थोड़ा सा खाद और उर्वरकों की मात्रा हमें किस प्रकार से रखनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हमें दोस्तों सड़ी हुई गोबर की खाद जो है वो लगभग 300 से 500 कुंटल की आवश्यकता पड़ेगी प्रति हेक्टेयर में। नाइट्रोजन जो है वो 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की हमको आवश्यकता पड़ेगी। फास्फोरस जो है वो 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हमको आवश्यकता पड़ेगी और पोटाश जो है वो 60 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि हमें प्याज की जो उन्नत किस्में हैं और अलग अलग मौसम में किस तरह की किस्मों का प्रयोग किया जाता है उसके बारे में हम थोड़ी सी आपको जानकारी देते हैं। तो साथियों, प्याज की जो उन्नत किस्में हैं उसमें रबी के मौसम में जो प्याज की उन्नत किस्म है वो कुछ इस प्रकार से हैं। एग्रीफाउंड लाइट रेड, एग्रीफाउंड डार्क रेड, आरका कल्याण, आरका निकेतन, पूसा साध्वी, पटना रेड, पूसा रेड, N53, नासिक रेड, बसंत, पूना रेड, भीमा सुपर। अब हम बात करते हैं खरीफ के मौसम की। खरीफ के मौसम की जो उन्नत किस्में हैं वो इस प्रकार हैं। आरको लालिमा, आरका पीताम्बर, आरका कीर्तिमान, N53, एग्रीफाउंड डार्क रेड, बसंत। साथियों, प्याज में 3 तरह के किस्में और आती हैं, जैसे लाल रंग की, पीले रंग की, सफ़ेद रंग की। तो साथियों, लाल रंग की जो किस्में हैं उसमें जो प्रमुख उन्नत किस्में हैं वो हैं भीमा लाल, भीमा गहरा लाल, भीमा सुपर, हिसार 2, पंजाब लाल गोल, पंजाब चयन, पटना लाल, नासिक लाल, लाल ग्लोब, बेलारी लाल, पूना लाल, पूसा लाल, रत्नार, आरका निकेतन, आरका प्रगति, आरका लाइन, कल्याणपुर लाल और L241। ये कुछ प्रमुख किस्में हैं। इसके बाद साथियों हम बात करते हैं पीले रंग की किस्मों की। इसमें IIHR पीली, आरका पीताम्बर, अर्ली ग्रेनो और येलो ग्लोब ये प्रमुख मानी जाती हैं। साथियों, एक किस्म और होती है वो है सफ़ेद रंग की। सफ़ेद रंग की जो किस्म है उसमें भीमा शुभ्रा, भीमा श्वेता, प्याज चयन 131, उदयपुर 102, प्याज चयन 106, नासिक सफ़ेद, नासिक ग्लोब, पूना वाइट राउंड, पूना वाइट फ्लैट, N247, 91 और पूसा राउंड फ्लैट ये प्रमुख किस्में हैं। साथियों, अब कुछ संकर किस्मों की हम बात कर लें, जैसे एक्स कैलिवर, बरगंदी, कोपी मोरेन और रोजी समा, ये संकर किस्में कहलाती हैं।
साथियों, अब हमने प्याज की जो उन्नत किस्में हैं उसके बारे में भी पूरी जानकारी ले ली। साथियों, अब हम नर्सरी की बात करते हैं कि नर्सरी में बुआई का उचित समय कौन सा होता है। तो दोस्तों, खरीफ की फसल के लिए बुआई को पूरे जून के महीने में किया जाता है और रबी की फसल के लिए मध्य अक्टूबर से लेकर नवंबर में बुआई की जाती है। अर्थात दोस्तों, जो नर्सरी बनाने का समय है वो खरीफ की प्याज के लिए जून के महीने में होता है और रबी की प्याज के लिए मध्य अक्टूबर में या नवंबर में इसकी नर्सरी बनाई जाती है। दोस्तों, अब हम बीज की मात्रा की थोड़ी बात करते हैं। रबी में प्रति हेक्टेयर रुपाई के लिए 8 से 10 किलो बीज की आवश्यकता होती है, जबकि खरीफ में 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, अब हमने बीज के बारे में पता कर लिया कि हमें कितनी आवश्यकता है, नर्सरी कब बनानी है। अब हम बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, उसकी शुरुआत यहाँ से होती है, वो है पौधे को तैयार करना। तो साथियों, बात करते हैं पौधे को तैयार करने की। बीज को जब भी आप लगाएं तो ऊंची उठी हुई क्यारियों में उस बीज को हमें रोपना चाहिए या बोना चाहिए। क्यारियों की जो चौड़ाई है वो 1 से 1.25 मीटर और लंबाई जो है वो आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं, पर उसकी चौड़ाई जो है वो 1 मीटर और ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 मीटर होनी चाहिए। वैसे 3 से 5 मीटर की क्यारियाँ थोड़ी सुविधाजनक होती हैं, परंतु अधिक उपज के लिए आपको 1 मीटर से 1.25 मीटर ज़्यादा से ज़्यादा क्यारी की आपको चौड़ाई रखनी चाहिए। लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार कितनी भी रख सकते हैं। दोस्तों, 1 हेक्टेयर की रुपाई के लिए 70 क्यारियाँ की 1 मीटर बाय 5 मीटर के आकार की होती है। मतलब दोस्तों, 1 हेक्टेयर में यदि आपको अपनी नर्सरी तैयार करना है, 1 हेक्टेयर में यदि आपको अपनी नर्सरी तैयार करना है तो उसमें लगभग 70 क्यारियाँ पर्याप्त होती हैं। आप 70 क्यारियाँ बना लें, जिनकी लंबाई 5 मीटर होनी चाहिए और चौड़ाई 1 मीटर होनी चाहिए। दोस्तों, रोग बहुत लगते हैं जब हम नर्सरी बनाते हैं, तो हमको रोगों से बचाने के लिए बीज और पौधशाला को थायरम या कैप्टन इससे उपचारित करके फिर हमको रोपाई करनी चाहिए। 2 से 3 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज के लिए आवश्यकता पूर्ण कर देती है। मतलब दोस्तों, यदि आप बीज बोना चाहते हैं नर्सरी के लिए तो आपको उस बीज को थायरम या फिर कैप्टन इससे उपचारित करना चाहिए। 2 से 3 ग्राम दवा पर किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होती है। अब दोस्तों, भूमि का उपचार करने के लिए आप क्या करें, 4 से 5 ग्राम दवा प्रति वर्ग मीटर भूमि के लिए आप वहाँ पे स्प्रे कर दें, या फिर उसको पानी से बहा के और उसके साथ भी आप उसको छोड़ सकते हैं। 4 से 5 ग्राम दवा प्रति वर्ग मीटर भूमि के लिए आवश्यकता पूर्ण कर देती है। पौधा तैयार करने वाली मिट्टी को बुआई से 15 से 20 दिन पहले पानी देकर सफ़ेद पॉलीथीन से ढककर रख दीजिए और इसमें बुआई से पहले टाइकोडर्मा विरिड कवक से इसको उपचारित कर लें। इससे गलन की समस्या जो है वो कम हो जाती है। तो दोस्तों, आपको टाइकोडर्मा के साथ में उस मिट्टी को सफ़ेद पॉलीथीन से ढक के रखना है, जिससे कि जो गलन की समस्या है वो नहीं होगी। इसे आप 15 से 20 दिन पहले आपको ये काम करके रखना है, जिससे ज़मीन की जितनी फंगस होगी वो भी पूरी ख़त्म हो जाएगी और आपका जो बीज है वो 99% 90 से 99% के बीच में वो जर्मिनेट होगा। अब साथियों, बीज हमको किस तरह से बोना है। बीज हमको 4 से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारों में बोना चाहिए। बीज की बुआई के बाद आधा सेंटीमीटर तक सड़ी छनी हुई गोबर की खाद से हमें या फिर मिट्टी से हमें बीज को पूरी तरह से ढक देना चाहिए। अब बीज बोने के बाद में मिट्टी से उसको ढक दिया या गोबर की खाद से उसको ढक दिया, इसके बाद फव्वारों से हल्की सिंचाई करें, क्योंकि क्यारियों को हल्के से पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि बीज अभी जमा नहीं होता है। इसलिए हमें हल्के फव्वारे से सिर्फ हल्की हल्की सिंचाई करनी चाहिए और उसके बाद में हमें क्यारियों को सूखी घास से ढक देना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जब बीज अच्छी तरह अंकुरित हो जाए तब हम उस घास को वहाँ से हटा देंगे। घास को रखने से जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो ये होता है कि घास ढकने से जो ज़्यादा धूप है वो पौधे पे बीज पे नहीं पड़ती है, साथ में वाष्पीकरण पानी का कम होता है। इससे
पौधे को विकास करने में जो प्राकृतिक तत्वों की आवश्यकता होती है वो उसे पूर्णतः मिल जाते हैं। रोज फव्वारे से आप उसकी हल्की सिंचाई करते रहिए। जो आपकी नर्सरी है उसकी सिंचाई आप फव्वारे से करें। इस प्रकार 6 से 7 हफ्ते में जो खरीफ की नर्सरी है वो तैयार हो जाएगी। रबी की नर्सरी जब तैयार करने में हमें 8 से 9 सप्ताह का समय लगता है। तो साथियों, आशा करते हैं आपको नर्सरी कैसे बनानी है इसकी भी आपको पूरी जानकारी मिली होगी। दोस्तों, अब जब हमारी पौध नर्सरी में तैयार हो चुकी है, अब हम इसकी रोपाई के बारे में बात करते हैं। खरीफ मौसम में प्याज की रोपाई अगस्त में करते हैं और रबी मौसम में प्याज की रोपाई दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में कर सकते हैं। रोपाई करते समय कतारों की दूरी 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। कतार से कतार में पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखते हैं। रोपाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करना अत्यंत आवश्यक होता है, नहीं तो 100% तक हानि हो सकती है। अर्थात यदि आपने नर्सरी से पौधों को अपने खेत में लगाया है तो लगाने के बाद उसमें हल्की सी सिंचाई करना बहुत ज़रूरी होती है। अर्थात यदि पानी नहीं दिया दोस्तों, तो आपकी जो पौध है वो पूरी तरह से नष्ट हो सकती है, ख़त्म हो सकती है। दोस्तों, खरीफ में प्याज रोपाई के लिए थोड़ी उठी हुई क्यारियाँ बनानी चाहिए। रोपाई से पूर्व दोस्तों, जब हम भी रोपाई करते हैं, जब हमारे हाथ में नर्सरी से निकलकर जब हमारी कैरेट में पौध आ जाती है, तब हमें उसका कुछ उपचार करना ज़रूरी होता है। तो रोपाई से पूर्व पौधे की जड़ों को 0.1% कार्बेंडेजियम और 0.1% मोनोक्रोटोफास के घोल में डुबाकर उनकी जड़ों को यदि हम रोपाई करते हैं तो इससे पौधों की उम्र भी अच्छी रहती है और पौधे अधिक लंबे समय तक स्वस्थ बने रहते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पौध लगाने के बाद में सिंचाई की। तो सिंचाई का प्रबंधन दोस्तों आपको किस तरह से करना चाहिए। तो पौध की रोपाई के तुरंत बाद आपको हल्की सी सिंचाई कर देनी चाहिए, जिससे कि पौध जो है वो जड़ पकड़ ले। इसके बाद सर्दी में सिंचाई लगभग 8 से 10 दिन के अंतर पर करते हैं तथा गर्मी में प्रति सप्ताह हमें सिंचाई की आवश्यकता होती है। जिस समय कंद बढ़ रहे हों, जब हमारी गांठ का नीचे बनना शुरुआत हो चुकी होती है, उस समय हमें कुछ जल्दी सिंचाई देनी चाहिए। दोस्तों, यही वो समय होता है जो आपकी पूरी मेहनत और आपके पूरे साबित करता है। यदि आपने जिस समय कंद बन रहे हैं उस समय आपने जितने ज़्यादा पानी दिए, जितनी ज़्यादा आपने उसमें सिंचाई की, आपके कंदों का आकार उतना ही बड़ा बनता है। दोस्तों, पानी की यदि कमी हो जाती है तो कंद अच्छी तरह से नहीं बढ़ पाते हैं और इस तरह से पैदावार में भी कमी हो जाती है। अतः पानी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है प्याज की खेती में। यदि आपके पास में पर्याप्त मात्रा में पानी है दोस्तों, तो ही प्याज की खेती कीजिए। अर्थात या फिर आप कम रकबे में प्याज की खेती कर सकते हैं यदि आपके पास में पानी कम है। वैसे तो दोस्तों, आजकल हमारे कई किसान भाई जो है वो ड्रिप विधि से भी प्याज को लगा रहे हैं और सफलतापूर्वक लगा रहे हैं। बंड बना के उसके ऊपर ड्रिप से प्याज को लगाते हैं। जिन किसान भाइयों के पास में पानी की कम व्यवस्था है वो लोग सिंचाई जो है वो ड्रिप इरिगेशन जो व्यवस्था होती है, आप उससे भी ड्रिप इरिगेशन कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण के बारे में, क्योंकि प्याज की जो फसल है उसमें खरपतवार उगती है और उसके लिए हमें उसका नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, प्याज के पौधे की जड़ें जो है अपेक्षाकृत कम गहराई तक जाती हैं, इसलिए ज़्यादा अधिक गहराई तक गुड़ाई नहीं करनी चाहिए। अच्छी फसल के लिए 3 से 4 बार खरपतवार निकालना आवश्यक होता है। खरपतनाशी का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप पेंडीमेथिलिन 3.5 लीटर प्रति हेक्टेयर रोपाई के 3 दिन बाद 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। इससे आपकी खरपतवार का अंकुरण नहीं होता है। इसके अलावा खरपतवार नाशक दवा डालने के बाद भी आप 40 से 45 दिनों बाद एक निराई और गुड़ाई ज़रूर करें। इससे आपकी फसल बहुत अच्छी उपज देती है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कीट और रोग नियंत्रण के बारे में। दोस्तों, प्याज की जो फसल है इसमें कई तरह के रोग लगते हैं और कई तरह के कीट आते हैं। तो हम
एक के बाद एक इन सभी रोगों के बारे में और इनकी रोकथाम के लिए हमको क्या करना चाहिए उसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो रोग प्याज की फसल में आता है वो है पौधा गलने का रोग। तो दोस्तों, इसके लिए चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। इसकी रोकथाम के लिए 0.2% थीरम से हमें बीज का उपचार करना चाहिए। 2 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज से 2 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम से आप बीज को उपचारित कर लें। दोस्तों, अब दूसरी जो इसमें बीमारी आती है वो है पर्पल लीफ ब्लोच। दोस्तों, फसल में इस तरह के रोग की रोकथाम के लिए 2 किलोग्राम कॉपर ऑक्सीडोक्लोराइड का प्रति हेक्टेयर यदि आप छिड़काव करते हैं तो ये पर्पल लीफ ब्लोच जो है ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। इसके साथ ही आप 3 ग्राम एडोसल्फास प्रति लीटर में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद इसमें तीसरा रोग आता है जड़ सड़ने का। दोस्तों, जड़ सड़ने के रोग के रोकथाम के लिए आप कार्बेंडेजियम 1 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित कर लें 1 ग्राम कार्बेंडेजियम से। उसके साथ ही रोपाई के समय 1 ग्राम कार्बेंडेजियम प्रति लीटर पानी पौधे को उपचारित करने में भी लगा दें। दोस्तों, इसके बाद आप दूसरी जो बीमारी आती है वो है अंगमारी। इसमें पत्तियों पर सफ़ेद धब्बे और उसके बाद में वो फिर पीले पड़ने लगते हैं। दोस्तों, इसकी रोकथाम के लिए मैंकोजेब या जाइनेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर हमें छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों रोग आता है तुलासिता। इसमें क्या होता है, पत्ती के निचले हिस्सों में सफ़ेद रुई जैसी फफूंद लग जाती है। इसकी रोकथाम के लिए हमें 2 ग्राम मैंकोजेब या जाइनेब प्रति लीटर पानी में घोलकर हमें छिड़काव करना चाहिए। इससे तुलासिता का जो रोग है, जिससे सफ़ेद रुई जैसी फफूंद सी जो बन जाती है, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अब जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें बीमारी आती है वो है थ्रिप्स की, जिसे हिंदी में पर्णजिभ भी कहा जाता है। ये छोटे छोटे कीट होते हैं और ये कीट तापमान की जो वृद्धि होती है, जब तापमान बढ़ता है उसके साथ में ये कीट भी बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। इन कीटों के द्वारा पत्तियों का रस चूसने से पत्तियों का जो रंग है वो सफ़ेद पड़ जाता है। दोस्तों, इसके उपचार के लिए आपको इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL 0.5 मिलीलीटर पानी प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर हमें छिड़काव करना चाहिए। आवश्यकता हो तो 10 से 15 दिन बाद इसे फिर से दोहराना चाहिए। साथियों, अब हम बात करते हैं प्याज की खुदाई और उसके बाद में प्याज को जब सुखाया जाता है तब हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो साथियों, खरीफ की फसल को तैयार होने में लगभग 5 महीने का समय लग जाता है, क्योंकि कंद जो है नवंबर में तैयार हो जाता है और उस समय जो है तापमान बहुत कम होता है, इसलिए पौधे पूरी तरह सूख नहीं पाते। इसलिए जैसे ही कंद अपने पूरे आकार का हो जाए, उनका रंग लाल हो जाए, तो आपको लगभग खुदाई के 10 दिन पहले सिंचाई को बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। इससे कंद जो है वो सुडौल हो जाता है, ठोस हो जाता है तथा उनकी वृद्धि भी रुक जाती है, उनका बढ़वार भी रुक जाता है। जब कंद अच्छे आकार के हो जाएं और उसके बाद में भी यदि आपने खुदाई नहीं की है दोस्तों, तो फिर कंद जो है वो फटना शुरू कर देते हैं। इसलिए जैसे ही आपको खुदाई करनी हो उसके 10 दिन पहले सबसे पहले तो सिंचाई बंद कर दें। सबसे पहले देख लें कि कंद कितने बड़े हो गए हैं और उनका रंग लाल हो गया है या नहीं हो गया है। उसके बाद फिर आप खुदाई के 10 दिन पहले पानी को बंद कर दीजिए। इससे कंद के जो आकार है वो बढ़ जाएगा और कंद सुडौल और ठोस हो जाएंगे। खुदाई के बाद दोस्तों इन्हें कतारों में आप सुखा कर रख दीजिए। पत्ती को गर्दन से लगभग 2.5 सेंटीमीटर ऊपर से अलग कर दिया जाता है तथा उसके बाद फिर 1 सप्ताह तक, लगभग 1 वीक तक आपको उसको सुखाना है। रुपाई के 75 दिन बाद 0.2% मौलिक हाइड्रोजाइन रसायन का छिड़काव कर दें और खुदाई से 10 से 15 दिन पहले सिंचाई रोकने से भंडारण जो हम करते हैं, जो हम स्टोरेज करते हैं ना, उसमें जो हमारी हानि होती है वो कम हो जाती है। रबी फसल जब पक जाती है तब प्याज की पत्तियां जब सूख के गिरने लग जाएं तब आपको सिंचाई बंद कर देनी चाहिए तथा उसके 15 दिन बाद आपको प्याज को खोद के बाहर निकाल लेना चाहिए। ये एक साइन होता है जब पत्तियां अपने आप ही सूख कर गिरने लग जाएं, तब आपको समझ जाना चाहिए कि अब हमको सिंचाई जो है पूर्णतः बंद कर देनी है और इसके 15 दिन बाद हमको खुदाई करनी है। 10 से 15 दिन के अंदर फिर इसके बाद आप खुदाई कर लें और इससे
सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो होता है इसकी भंडारण क्षमता में। यदि आपने आवश्यकता से अधिक सिंचाई कर दी है तो आपकी भंडारण क्षमता कम हो जाती है। अतः सिंचाई उतनी ही करें जितनी आवश्यक हो, और खुदाई के 10 से 15 दिन पहले आप सिंचाई बिल्कुल बंद कर दें यदि आप प्याज को भंडारण करना चाहते हैं। तो प्याज को भंडारण में रखने से पहले सुखाने के लिए प्याज को छाया में ज़मीन पर फैला दो, और उसके बाद उस सुखाते समय एक चीज़ का हमें ध्यान रहना चाहिए कि कंदों को सीधी धूप और सीधे पानी से हमें बचा के रखना चाहिए। अतः कोई भी पेड़ की छांव में एक पलटा बिछा दें और उसके ऊपर आप प्याज को फैला कर रख दें, जिससे कि प्याज छाया में सूखती रहे। सुखाने की जो अवधि है दोस्तों वो तो मौसम के ऊपर निर्भर करती है। यदि मौसम शुष्क है तो थोड़ा समय अधिक लगेगा। यदि मौसम खुला हुआ है और यदि धूप अच्छी है और थोड़ी हल्की सी गर्मी है मौसम में, तो आपका प्याज जो है वो थोड़ा जल्दी सूख जाएगा। दोस्तों, पौधों को अच्छी तरह सुखाने के लिए 3 दिन तक खेत में तथा 1 सप्ताह तक, लगभग 1 सप्ताह तक, 7 से 10 दिन तक आपको उन्हें छाया में सुखाना चाहिए। सुखाने के बाद 2 से 2.5 सेंटीमीटर छोड़कर पत्तियों को काट के यदि आप भंडारण में रखते हैं तो इससे जो भंडारण में प्याज के सड़ने की जो समस्या है वो सबसे कम होती है। दोस्तों, अब ये तो हमने पूरी जानकारी प्राप्त कर ली कि हमें प्याज की खेती कैसे करनी है और हमें इस प्याज की खेती में क्या क्या सावधानियां बरतनी है। कीट आते हैं या उसमें बीमारी आती है, कोई रोग आता है तो हमें कौन सी दवाई डालनी है, इसके बाद हमें उसका भंडारण किस तरह से करना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि हमें कितनी पैदावार लगभग मिल जाती है। दोस्तों, यदि ये पूरा वीडियो आपने अच्छे से देखा है और आपने इसकी सारी चीज़ों को नोट किया है, इनके पॉइंट्स को नोट किया है, तो लगभग आपको 1 बीघा में 80 से 100 कुंटल प्याज जो है वो आपको मिलती है। लगभग यदि 1 एकड़ की हम बात करें तो 160 कुंटल से लेके तो 200 कुंटल तक, और यदि आपने अच्छे से खेती की है तो 250 कुंटल तक आपको इसकी पैदावार 1 एकड़ से प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, खरीफ में 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर एक एवरेज इसकी औसत पैदावार होती है, और रबी में जो हम फसल करते हैं वो 350 से 450 कुंटल प्रति हेक्टेयर हमें प्याज के कंदों की पैदावार प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये पूरा का पूरा वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें दी हुई जानकारी क्या आपके काम की है, मुझे नीचे कमेंट करके बताएं, और इस हमारे जय किसान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि उन्हें भी इस तरह की जानकारी प्राप्त करके प्याज की खेती करने में अधिक मुनाफा प्राप्त हो। दोस्तों, आपका साथी जय किसान आपसे विदा लेता है। अगले वीडियो में वापस से मिलेंगे, जो कि प्याज में रोगों के विषय पे है कि प्याज में कितने रोग आते हैं, किस तरह से आते हैं, और पूरी उसी के बारे में डिटेल आपके साथ में मैं चर्चा करूंगा। दोस्तों, जय किसान चैनल की ओर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।